हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पिंटू चौहान और ये हमारा चैनल है द पॉइंट ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे मैं मानव भूगोल के मूल सिद्धांत 12th की जो फर्स्ट बुक है उस पर लेक्चर बना रहा हूँ। तो हमारा अध्याय फर्स्ट है, पहला अध्याय है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पे मानव भूगोल की बात हो रही है, तो मानव भूगोल है क्या, मानव भूगोल किसे कहते हैं, ये अक्सर पूछ लिया जाता है 1 नंबर के क्वेश्चन में। तो हमारी पृथ्वी और मानव के बीच संश्लेषित अध्ययन को मानव भूगोल कहते हैं। तो हमारी जो पृथ्वी है और मानव के बीच के जो संश्लेषित अध्ययन, इन दोनों के बीच का जो अध्ययन है कि दोनों किस प्रकार एक दोनों के ऊपर डिपेंड हैं, इस अध्ययन को क्या कहते हैं, मानव भूगोल कहते हैं। ये जो है कि जो ये मैंने दे रखा है उसे रट लीजिए, ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है कई बार। तो एक बार फिर से सुनिए, हमारी पृथ्वी और मानव के बीच के संश्लेषित अध्ययन को मानव भूगोल कहते हैं। तो विभिन्न मानव भूगोल के ऊपर विभिन्न विद्वानों ने अपने विभिन्न मत दिए हैं। तो उनके अनुसार हम देखते हैं कि मानव भूगोल क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रेड जेल। रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल क्या है। तो रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच के संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। तो भैया रेड जेल क्या कह रहे हैं कि जो मानव समाज और धरातल है उनके बीच के संबंधों का अध्ययन क्या कहलाएगा, संश्लेषित अध्ययन क्या कहलाएगा, मानव भूगोल कहलाएगा। तो याद रखिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल क्या है। तो मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच के संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ठीक है। अब दूसरा जो विद्वान है, दूसरे विद्वान एलन-सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल क्या है। तो भैया एलन-सी सैंपल क्या कहते हैं। एलन-सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। एलन-सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल क्या है, अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ठीक है। चलिए तीसरे विद्वान की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे विचारधारक जो हैं तो उनका नाम है पाल विडाल डी ला ब्लास। पाल विडाल डी ला ब्लास के अनुसार मानव भूगोल क्या है। तो पाल विडाल डी ला ब्लास के अनुसार हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान को ही मानव भूगोल कहते हैं। तो पाल विडाल डी ला ब्लास क्या कह रहे हैं, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले जितने भी भौतिक नियम हैं तथा इस पर रहने वाले जितने भी जीव हैं उनके बीच के अध्ययन को क्या कहते हैं, मानव भूगोल कहते हैं। कौन सा अध्ययन, संश्लेषित अध्ययन। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संश्लेषित अध्ययन, संश्लेषित ज्ञान। तो भैया तीनों विद्वानों की देखें तो सब लोग एक ही बात कर रहे हैं कि जो अपना यह है भौतिक नियम, पृथ्वी या धरातल और मानव के संबंधों के बीच के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो भैया यहाँ पे मानव भूगोल कहते हैं। क्लियर हो गया। ये तीनों 1-1 नंबर में पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पे मानव के प्राकृतिकरण की। पर्यावरणीय निश्चयवाद। पर्यावरणीय निश्चयवाद, मानव के प्राकृतिकरण को क्या कहा जाता है, पर्यावरणीय निश्चयवाद। तो चलिए पर्यावरणीय निश्चयवाद है, इसे सबसे पहले हम समझते हैं इस फोटो के माध्यम से। देखिए यहाँ पे एक आपको आदमी दिख रहा होगा, किसान दिख रहा होगा। जो बारिश होती है तो उसका खेत में पानी भर रहा है, तो मतलब तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, हमेशा प्रकृति पे डिपेंड कर रहा है कि बारिश होगा तब उसका खेत होगा। तो आदिम समय में, पुराने समय में लोग कहाँ पे डिपेंड थे, तो नेचर पे डिपेंड करते थे, प्रकृति पे डिपेंड करते थे कि प्रकृति जिस हिसाब से चलेगी उस हिसाब से वो अपने आप को ढाल लेते थे और उसी हिसाब से अपना काम करते थे। वो प्रकृति को देवी मानते थे, उसे पूजा करते थे, समझे। तो चलिए बात करते हैं इसमें पॉइंट की, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है। इसे पर्यावरणीय निश्चयवाद के नाम से जानता है। इसे किस नाम से जाना जाता है, मानव के प्राकृतिकरण को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे पर्यावरणीय निश्चयवाद से जाना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ देता है पर्यावरणीय निश्चयवाद को किस नाम से जाना जाता है, तो मानव के प्राकृतिकरण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, लिख दीजिएगा।
पर्यावरणीय निश्चयवाद में मानव क्या है, निष्क्रिय है। किसी मानव क्या है, निष्क्रिय है, इस पे पूरा कंट्रोल नहीं है मानव का। और प्रकृति क्या है, सक्रिय है, प्रकृति का कंट्रोल है मानव के ऊपर। यहाँ मानव का प्रकृति पर कोई कंट्रोल नहीं है भैया। बारिश होगी तभी मानव फसल उगाएगा, ठीक है। घर्षण होगा तभी आग जलेगी। तो इन सब का खोज इसी टाइम में हुआ था, पहिए का आविष्कार वगैरह जो भी हो। तो प्रकृति से लिया गया है। तो क्या हुआ, मानव का प्रकृतिकरण हुआ था। चल तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो मानव प्रकृति के अनुसार अपने आप को क्या करता है, ढाल लेता है। तो मानव जो है वो प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। जैसा प्रकृति करेगी वैसा मानव करेगा। बारिश होगी तो मानव फसल उगेगी, नहीं होगा तो सही सूखा पड़ जाएगा, उस जगह चले जाते हैं लोग। इस अवस्था में मानव प्रकृति की सुनता है और उसकी पूजा करता है। देखिए भैया, आदिम समय में क्या था, मानव प्रकृति की सुनता था और उसकी पूजा करता था। पर्यावरणीय निश्चयवाद में मानव प्रकृति से प्राप्त सुविधाओं का लाभ उठाता है। अब पर्यावरणीय निश्चयवाद में क्या है, धूप आई तो लोग जाते हैं धूप ले लेते हैं, तो उसका प्रकृति से जो प्राप्त सुविधाएं उसका लाभ उठा रहा है। फल तोड़ के खा लिया, क्या मानो खुद फल पैदा कर सकता है, नहीं कर सकता ना। तो जब बारिश होगी तभी वो फसल उगाएगा। तो आदिम समय की बातें हैं ये। तो मानव क्या करता था, प्रकृति से जो भी सुविधाएं प्राप्त होती थी उनका लाभ उठाता था। अब देखिए प्रमुख इसमें वो कौन से हैं, रैडजेल, रिटर, हम्बोल्ट आदि विद्वान इस विचारधारा के समर्थक हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो अगले बात करते हैं प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति का मानवीकरण यानी संभववाद। पिछले वाले में हमने कहा पढ़ा था, मानव का प्रकृतिकरण, जिसमें क्या था, मानव पृथ्वी के ऊपर यानी नेचर के ऊपर पूरी तरह से निर्भर था। अब यहाँ पे क्या होगा, प्रकृति का मानवीकरण हो गया यानी संभववाद। संभववाद में क्या होगा भैया, सबसे पहले फोटो से समझते हैं कि देखिए मानव ने क्या करा, अब ये प्रकृति पर निर्भर उतना ज़्यादा नहीं रह रहा है। इसने लगा लिया है ट्यूबवेल और अपना खेत का सिंचाई खुद कर सकता है। बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं हम। देखिए कि प्रकृति पर पूरी तरह से निर्भर नहीं है मानव। अब मानव ने ट्यूबवेल लगा लिया है और अपना सिंचाई कर सकता है, तो इसे ही संभववाद कहा जाता है। तो प्रकृति का मानवीकरण को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे संभववाद के नाम से जाना जाता है। इस अवधारणा के अनुसार मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रकृति में परिवर्तन लाता है। तो इस अवधारणा के अनुसार मानव क्या अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रकृति में परिवर्तन ला सकता है, ठीक है। पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों से वो बेहतर तकनीक विकसित कर लेता है। अब जो पर्यावरण से प्राप्त संसाधन, जितने भी संसाधन पर्यावरण से प्राप्त हो रहे हैं वो आप बेहतर तकनीक में विकसित कर लेता है उसे। जैसे भूमि वाटर है, उसे क्या करा, भूमि जल को भैया बोरिंग करी और पानी निकाल लिया बाहर, अब उसे खेतों में काम आ रहा है। अब बरसात पे तो सीधे सीधे निर्भर नहीं रह रहा है ना। हवा गति पता लगा के एरोप्लेन बना दिया, एरोप्लेन उड़ रहा है, उड़ते जा रहा है। तो ये क्या है, संभववाद आता है, ठीक है। संभववाद में प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उसका उपयोग, देखो बात आ गई ना। संभववाद में क्या है, प्रकृति अवसर प्रदान कर रही है और मानव उसका क्या कर रहा है, उपयोग कर रहा है, भरपूर उपयोग कर रहा है दबा के। और उससे क्या हो रहा है, पर्यावरण को क्षति हो रही है, ये भी याद रखिएगा। पॉल विडाल डिला ब्लास इस विचारधारा के समर्थक हैं। पॉल विडाल डिला के बारे में पढ़ा था ना अभी, 1 नंबर का क्वेश्चन, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं भैया, ये आ गया नव निश्चयवाद, सबका निचोड़ है ये, अकेले आ जाता है 3 नंबर में नव निश्चयवाद। तो नव निश्चयवाद की बात करते हैं तो यह विचारधारा पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच का रास्ता निकालती है। अब क्या है कि भैया ये जो नव निश्चयवाद है ना, ये पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच का क्या करता है, रास्ता निकालता है कि ना तो मानव प्रकृति पर पूरी तरह से निर्भर है और ना ही मानव प्रकृति के साथ पूरा छेड़छाड़ कर सकता है। तो नव निश्चयवाद क्या है, इन दोनों के बीच का रास्ता है। यह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना प्रकृति से प्राप्त अवसरों का लाभ उठाता है। क्या नव निश्चयवाद के अंदर तो क्या आता है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना प्रकृति से प्राप्त अवसरों का यह लाभ उठाता है। इस अवधारणा के अनुसार मनुष्य ना तो प्रकृति पर पूरी तरह से निर्भर रह सकता है और ना ही प्रकृति से पूरी तरह से स्वतंत्र रह सकता है। आइए भैया ये बात करते हैं, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक,
इस अवधारणा के अनुसार यानी नौ निश्चयवाद के अनुसार जो है कि मनुष्य ना तो प्रकृति पर पूरी तरह से निर्भर रह सकता है और ना ही पूरी तरह से स्वतंत्र रह सकता है। प्रकृति से पूरी तरह से स्वतंत्र भी नहीं रह सकता और ना ही उस पर पूरी तरह से निर्भर रह सकता है। ठीक है, खाने बिना लाले पड़ जाएंगे अगर निर्भर रहने लगे तो। प्रकृति पर विजय पाने के लिए पर्यावरण के नियमों का पालन करना चाहिए। अगर तुम्हें प्रकृति पर विजय पानी है ना तो पर्यावरण के नियमों का पालन करो, तभी प्रकृति पर विजय पा सकते हो। तो और इसके विचारधारक कौन है? ग्रिफिथ टेलर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ग्रिफिथ टेलर इसके विचारधारक या इसके जनक है। इस विचारधारा के जनक कौन है? ग्रिफिथ टेलर। तो भैया देखो, नव निश्चयवाद क्या करता है? इन दोनों के बीच का पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच का रास्ता निकालता है कि किस प्रकार हम प्रकृति के संसाधनों का उपयोग करें पर उसे बिना क्षति पहुंचाए। पहली बात, पर्यावरणीय निश्चयवाद में हम लोग क्या कर रहे थे कि हम पूरी तरह से किस पे निर्भर थे? प्रकृति पे। संभववाद में क्या आ गया कि हम प्रकृति के नियमों के साथ छेड़छाड़ करने लगे, उस पर कुछ ज़्यादा ही, जिससे प्रकृति को जो है नुकसान होने लगा। तो इसलिए उसका निचोड़ आया, दोनों को मिला के एक नव निश्चयवाद बनाया गया जिसमें प्रकृति के नियमों को क्षति पहुंचाए बिना और उसके प्रकृति से प्राप्त संसाधनों का लाभ उठाया जा सके। इसी के साथ लेक्चर का एंड होता है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। और हाँ, इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 3 नंबर और 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा। धन्यवाद।